channel, something special from Jareed. Guys, आज हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन वार के बारे में। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, प्लीज पेशेंस रखिए, पूरे वीडियो को समझने की कोशिश करिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक थ्योरी है जिसको हम रियलिज्म कहते हैं। According to this theory, a state would go for a war when its security is at the stake. एक और थ्योरी जो इसके कंट्राडिक्शन में है उसको लिबरलिज्म कहते हैं। According to liberalists, a state would go for a war for the economic interests. मगर अगर हम पिछले कुछ दहाइयों से देखेंगे तो रियलिज्म ज्यादा रेलेवेंट रहा है। आप रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को ले लो, आप अफगान वार ले लो, आप इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ले लो, इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट, अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, सऊदी अरबिया यमन कॉन्फ्लिक्ट और भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। जब हम उनको एनालाइज करते हैं तो रियलिज्म ज्यादा रिलेवेंट रहा है। तो इस वॉर में भी सिक्योरिटी का मसला आया। उसके लिए हमें इस वॉर को हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में समझना होगा और रशिया और यूक्रेन की जो डिफरेंसेस हैं, इट इज फ्रॉम 2004। जब 2004 में इलेक्शंस हुई थी, इट इज फ्रॉम द ऑरेंज रेवोल्यूशन, इट इज फ्रॉम द जब यूक्रेन का प्रेसिडेंट विक्टर युशचेंको जब वो बीमार हुए तो यूक्रेन ने रशिया को ब्लेम किया कि रशिया ने इसको पॉइजन दिया था। उसके बाद 2014 में प्रो रशियन अनरेस्ट यूक्रेन में हुआ। उसके बाद रशिया ने दो स्टेट्स को, डोनेट्स्क और लुहांस्क, उनको सॉवरेन माना, जो यूक्रेन के स्टेट्स थे, मगर रशिया ने उनको सॉवरेन माना। फिर सितंबर 2020 में जो यूक्रेन के करंट प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की हैं, उसने एक न्यू सिक्योरिटी स्ट्रेटजी फॉर यूक्रेन बनाई। उसमें ये भी एक प्रोविजन था कि हम नेटो के साथ एग्रीमेंट करेंगे। तो रशिया ने यहाँ पर उसको इंटरवेन किया और उसको अपोज किया और कहा कि आप दुश्मनों को मेरे दरवाजे के सामने नहीं ला सकते, इसे आप पीछे हटिए। तो मगर जो यूक्रेन था उसने इस रशियन अपोजिशन को उतना सीरियस नहीं लिया और नतीजा यही हुआ कि 25 फरवरी को जंग स्टार्ट हुआ। अब इसमें कुछ मिथ्स है इस जंग के हवाले से जिनको मैं आंसर देना चाहता हूं। पहला मिथ यह है कि वर्ल्ड वॉर थर्ड इस जंग से हो सकता है, मगर इन माय ओपिनियन दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वर्ल्ड वॉर दैट इज अनदर कंसेप्ट, और एक जंग में कंट्रीज की तादाद कैसे बढ़ती है वो एक अलग मसला है, वो हमें इस टाइम टच नहीं करना है। मगर क्यों
वर्ल्ड वॉर थर्ड इम्पॉसिबिलिटी क्यों है, उसके कुछ फैक्टर्स हैं अगर हम इस वॉर को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले कि यूएसए इज इन द डिक्लाइन फेज, जो बड़ा एनिमी रहा है रशिया का, बट दैट इज इन अ डिक्लाइन फेज आफ्टर द डिफीट इन अफगानिस्तान। NATO alliance is not active as it was. बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ आफ्टर द फेलियर इन अफगानिस्तान, और खुद यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो वर्ल्ड वॉर थर्ड की इम्पॉसिबिलिटी के लिए है। मगर एक बात यहाँ पर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि रशिया वो रिवाइवल ऑफ यूएसएसआर करना चाहता है। वो चीज यहाँ कहीं दिखती है, क्योंकि रशिया ने पहले जॉर्जिया को इन्वेड किया, फिर क्रीमिया को, फिर यूक्रेन को, अब किसी और की बारी होगी। और व्लादिमीर पुतिन इज अ डिक्टेटर इन हिज कंट्री, उसके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता। जो भी इसके खिलाफ बोलेगा तो उसको जेल जाना पड़ता है, क्योंकि यही हाल चाइना में भी है। चाइना में भी अगर कोई अथॉरिटीज, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो अथॉरिटीज हैं उनके बारे में कुछ बोलेगा तो उसको भी जेल जाना पड़ता है। बिकॉज इन चाइना एंड रशिया देयर आर सम कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर देयर इज अ क्लोज्ड पॉलिटिक्स। वहाँ को उतना फ्रीडम नहीं है कि आप जो भी मन में आए तो अथॉरिटीज के अगेंस्ट बोलेंगे। ये हमने देखा कि अभी जो सेंट पीटर्सबर्ग में एंटी वॉर प्रोटेस्ट्स हुए थे, वहां पर भी सैकड़ों को, हजार लोगों को जेल जाना पड़ा। व्लादिमीर पुतिन, ही इज लाइक अ डिक्टेटर एंड ही हैव immense wealth. He is very rich person, पावर है, वेल्थ है, तो वो कुछ भी कर सकता है। और लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि वो यूएसएसआर को रिवाइव करना चाहता है। और एक और चीज की, जो सैंक्शंस यहाँ पर यूएसएसआर पर लगाए गए, जो सैंक्शंस रशिया पर लगाए गए, तो साहब उससे उन पर कोई असर नहीं पड़ सकता। These were there from 2014, क्योंकि रशिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री। तो आपके सैंक्शंस पर, आप कितना भी सैंक्शन उस पर डालो, उस पर वो असर कुछ नहीं करेगा। और एक और मसला जो यहाँ पर है कि ये जो वॉर है ये इंडिया को कैसे इफेक्ट करेगा। इट विल इफेक्ट इंडिया इन 2 ways। पहला, इंडिया की इकोनॉमी पर, क्योंकि इंडिया इज ए ऑयल एक्सपोर्ट पार्टनर ऑफ रशिया। तो जब ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो नेचुरली ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंस भी बढ़ेंगे। उससे क्या होगा, मुल्क में इन्फ्लेशन होगी और सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। दूसरा यह है कि दिस इज ए सीरियस कंसर्न फॉर द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है, जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इसको कैसे मैनेज करेंगे। दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया, क्योंकि यहाँ पर इस इंडिया को ये मसला सीरियस लेना है। हालांकि इंडिया ने यूएन में साइड नहीं लिया, मगर इसको साइड लेना है। मोदी जी ने दोनों ममालिकों को कहा कि
وہ اس مسئلے کو سلجھائے، مگر انڈیا کو سائڈ لینا ہے. سائڈ وہ کنٹری نہیں لیتی ہیں جس کو اپنے ملک میں کوئی سیکورٹی پرابلم نہیں ہو. فار ایگزامپل جیسا کہ سوئٹزرلینڈ نے 2 ورلڈ وارز میں کیا تھا، مگر انڈیا کو سیکورٹی کنسرنز ہے اپنے ملک میں. سیکورٹی کنسرنز ود پاکستان، سیکورٹی کنسرنز ود چائنا. تو اگر رشیا، پاکستان اور چائنا نے اگر ان 3 کنٹریز نے ایک ٹرنگل بنا لیا تو انڈیا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. تو it depends upon the Indian foreign policy makers now. How can they manage this problem? اور اب یہ اگر ہم انٹرنیشنل لیول پر بات کریں گے کہ انٹرنیشنل سطح پر یہ وار کیا اثر ڈالے گا، وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. کہ بہت سارے جو کنٹریز ہیں ورلڈ میں انہوں نے اس اٹیک کو کنڈم کیا، جیسا کہ یو ایس اے، جاپان، آسٹریلیا، کینیڈا، اسپین، جرمنی، اٹلی، فرانس، یو کے، پولینڈ. تو ان ممالک نے اس اٹیک کو کنڈم کیا. تو دیٹ مینس کہ ان کی فارن پالیسی میں چینج آئے گی ود ریسپیکٹ ٹو ایشیا. اور دوسرا مسئلہ جو ہو سکتا ہے کہ نیو الائنسز بننے کے امکانات ہیں. یو ایس اے کی جو فارن پالیسی ہے وہ زیادہ اور ایکٹیو بنے گی. نیٹو ممبرس ان میں بھی ایک چینج آئے گی. دس از اے چیلنج آلسو فار دیم. تو انٹرنیشنل ریلیشنز پر بھی اس وار سے بہت حد تک تبدیلی آئے گی اور انٹرنیشنل اکنامی پر اثر پڑے گا. کیونکہ جب آپ کسی ملک پر سینکشنز ڈالتے ہیں تو اس سے خالی اس ملک کی اکنامی افیکٹ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان ممالک کی بھی اکنامی افیکٹ ہوتی ہیں جن سے وہ ملک ٹریڈ کرتا ہے. سو رشیا از اے مین ایکسپورٹر آف آئل، گیس، کول، ویٹ ان ورلڈ. تو اوبویسلی اس سے انٹرنیشنل اکنامی پر بھی فرق پڑ سکتا ہے، کیونکہ جو انٹرنیشنل اکنامی ہے یہ لنکڈ ہوتی ہیں. سو اوبویسلی اگر ایک چیز دوسری چیز سے لنک ہے تو اگر کہیں کچھ ہوا تو نیچرلی وہ اثرات ہم دوسری جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو دو تین پوائنٹس جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس وار کے بارے میں، وہ یہ ہیں کہ جو یوکرین کا کرنٹ پریزیڈنٹ یعنی وولودیمر زیلنسکی ہیں، اس کا جو گرینڈ فادر تھا اس نے ہٹلر کے اگینسٹ لڑا ہے رشین ریڈ آرمی میں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ رشیا ہی اس جنگ کو جیت سکتا ہے، یوکرین بھی جیت سکتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جب یو ایس اے نے افغانستان میں انٹروین کیا تو سب نے کہا تھا کہ کچھ مہینوں کے بعد وہاں حالات پرامن ہوں گی، مگر ایسا نہیں ہوا، ریورس ہوا. پھر یو ایس اے کو ہی 10 سال کے بعد بھاگنا پڑا. اور ایک اور بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ورلڈ کمیونٹی کو یوکرین کے عام لوگوں کا سوچنا چاہیے، کیونکہ جب بھی جنگ ہوتا ہے تو یہ عام لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ سہنا پڑتا ہے.
हमें ज़रूर यूक्रेन के आम लोगों का भी ख्याल करना चाहिए।